जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस पर। तो दोस्तों, कल जहां तक मैंने आपको पढ़ाया था उससे आगे शुरू करते हैं पढ़ना, और उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर मैंने आपको इतिहास की शाखाएं बताई कि इतिहास के कौन से भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपको पढ़ाना शुरू किया। मैंने सबसे पहले आपको बताया इस्लाम के बारे में। इस्लाम की स्थापना प्रोफेट हजरत मोहम्मद साहब द्वारा की गई थी और उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, और मक्का में 532 ईस्वी में प्रोफेट हजरत साहब की मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनके सक्सेसर हुए वही क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्रथम खलीफा हुए वे अबू बकर हुए, और जिन लोगों ने अबू बकर को प्रथम खलीफा स्वीकार किया वे लोग सुन्नी मुसलमान कहलाए, और जिन्होंने अली को अपना प्रथम खलीफा स्वीकार किया वे लोग शिया मुसलमान कहलाए। उसके बाद मैंने आपको बताया भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। प्रथम सफल आक्रमण भारत पर अरबों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर पर किया गया। उसने दाहिर को पराजित किया और सिंध पर अपना अधिकार जमाया। वह 712 से 714 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने भारत पर जजय करने लगाया, और मैंने आपको बताया कि उसने बूढ़ों, बच्चों, विकलांग, महिलाएं एवं ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सभी जो मुस्लिम नहीं थे यानी गैर मुस्लिमों पर जजय करने लगाया। ठीक है, 714 के बाद वह वापस अपने देश लौट गया, ईरान वापस लौट गया। उसके बाद मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में बताया। मैंने बताया कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी का शासक था गजनी वंश का। गजनी वंश की स्थापना अल्पतीन द्वारा की गई थी, और अल्पतीन का जो स्लेव था, जो उसका नौकर था, उसी का पुत्र था कौन? महमूद गजनवी। और सर हेनरी एलियट ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है वो 1025 में सोमनाथ गुजरात पर किया गया। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि महमूद गजनवी के दरबार में जो उसके प्रसिद्ध कवि थे, प्रसिद्ध लेखक थे, या उसके दरबार में जो विद्वान थे वो कौन कौन थे। मैंने आपको बताया कि अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, ये उसके समय के महत्वपूर्ण विद्वान लोग हुए। और एक चीज जो कल मैं बतानी भूल गया था, मैं आपको बताता हूं कि अलबरूनी ही पहले मुसलमान था जिसने भारत में पुराणों का अध्ययन किया। यानी यदि क्वेश्चन बनता है कि वह प्रथम मुसलमान कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो कौन था? वह था अलबरूनी। फिर उसके बाद बताता हूं कि प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान में गाजी की उपाधि धारण की, तो वह था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बाद मैंने आपको बताया महमूद गौरी के बारे में कि महमूद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया, और 1178 में उसे अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा, जो कि भीम सैगिन या मूला सैगिन द्वारा उसे पराजित किया गया। फिर उसके बाद मैंने आपको 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध जो महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था उसके बारे में बताया। उसमें मैंने बताया कि महमूद गौरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। फिर उसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया महमूद गौरी ने। उसके बाद वह वापस गजनी लौट गया, और फिर वह अपने शासक, वह अपने गुलाम, जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में छोड़कर गया, और 1194 में वह वापस आता है भारत और हराता है चंदावर के युद्ध में किसे? जयचंद को। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता देता। फिर मैंने आपको बताया कि महमूद गौरी के जो गुलाम थे, कल मैंने आपको 2 गुलामों के बारे में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। मैंने बताया कि बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, यानी उसे नष्ट किया। अब मैं इसके कुछ अन्य गुलामों के नाम आपको बताऊंगा और उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए मैं बताता हूं कौन से गौरी के स्लेव जो हुए। गौरी के गुलाम, देखिए इसका प्रथम गुलाम कौन था? वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रथम गुलाम था। इसका दूसरा गुलाम था बख्तियार खिलजी। इसका एक गुलाम था यादोज, और एक था कुबाचा। ये चारों
महमूद गोरी के प्रमुख गुलाम थे। देखिए महमूद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु खोखर गोत्र के रामलाल जाट द्वारा की गई। किसके द्वारा? खोखर गोत्र के, गोत्र क्या था उनका? खोखर। क्या नाम था जिसने महमूद गोरी की हत्या की? रामलाल जाट। रामलाल जाट द्वारा 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की हत्या की गई। यानी महमूद गोरी की हत्या हो गई 1206 में। तो उसके बाद जो उसका शासन था, यानी जो भारत पे उसकी जीता हुआ भूमि थी, उसका अधिकार किसे दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत की जो हिस्से महमूद गोरी ने जीते थे उसे किसे दिया गया? ऐबक को। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनापति बना। और यालदोज को दिया गया गजनी, और कुबाचा को काबुल और कंधार। देखिए मैंने क्या बताया कि यह चार ऐबक, बख्तियार खिलजी, यालदोज और कुबाचा यह महमूद गोरी के प्रमुख गुलाम थे। 1206 ईस्वी में महमूद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके जब शासन का बंटवारा हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत पर अधिकार मिला, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो महमूद गोरी का सन इन लॉ था, यानी उसकी पुत्री से विवाह किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था, यानी उसकी सेना का प्रमुख था। यालदोज को गजनी का शासन दिया गया और कुबाचा को काबुल और कांधार का शासन दिया गया। ठीक है, तो 1206 में गोरी की मृत्यु हो गई। गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत कब तक चली? दिल्ली सल्तनत की शासक कब तक रहे सुल्तान? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तब तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा। देखिए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हुए? मैं सबकी लिखता हूं यहां पर ताकि आप समझ पाए। ठीक है, गुल खिले तो शायद लोधी मिले। देखिए गुल से बनता है गुलाम, यानी गुलाम वंश। खिल से बनता है खिलजी वंश। तै से बनता है तुगलक वंश। सैयद से बनता है शायद से बनता है सैयद वंश। और लै से बनता है आपका लोधी से बनता है क्या? लोधी वंश। तो देखिए कितना आसान था। क्या बनाया कि गुल खिले तो शायद लोधी मिले, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये है वंशों का क्रम कि पहले कौन सा वंश आया, फिर उसके बाद कौन सा वंश आया और फिर कौन सा वंश आया। तो बहुत आसान है। क्या हमें याद रखनी सिर्फ छोटी सी क्या? गुल खिले तो शायद लोधी मिले। गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तै से तुगलक, शायद से सैयद और लोधी तो लोधी है ही। ठीक है, इसके बाद याद रखते हैं क्रम, यानी कि टाइम पीरियड, ये कौन से शासनकाल, ये कौन सा वंश कितने अधिक समय तक राज किया। तो उसकी ट्रिक क्या है? किसकी? इनके शासन काल की, यानी शासनकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना रहा इनका। उसकी ट्रिक क्या है? तुगलक सखी। ठीक है, देखिए कैसे क्या बनता है? तुगलक। क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो कौन सा वंश था? तुगलक वंश। उसके बाद गै से बनता है क्या? गुलाम वंश। लै से बनता है कौन सा? लोधी वंश। कैसे कोई वंश नहीं है, देख सकते हैं आप। सै से बनता है
सैयद वंश। और क्या से बनता है? खिलजी वंश। जो सबसे जरूरी है वो है आपको याद रखना है कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, किसने किया, मैं बोल बताता हूं। देखिए मैसेज आप कर देता हूं यहां से। सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में जो वंश चला वह था कौन सा वंश? वह था तुगलक वंश, सबसे अधिक समय तक। ठीक है। और सबसे कम समय तक जिसने शासन किया वह कौन सा वंश था? खिलजी वंश। कौन सा वंश था? खिलजी वंश। पहले मैंने आपको बताया शासन काल का क्रम क्या रहा। क्रम था कि पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद देखिए ट्रिक है, गुल खिले तो शायद लोधी मिले। जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा, अब तक समझ गए होंगे आप। इसके बाद मैं आपको एक वंश के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। देखिए जो पहला वंश है हमारा, चलिए आइए पढ़ते हैं पहले वंश के बारे में। जो पहला वंश है वह कौन सा है? वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? अब देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। आइए अब मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया और उसने कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने किसने अपनी राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया। किसे? लाहौर, जो वर्तमान कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने गुलामों की मार्केट से खरीदा था। ठीक है ना। और गुलामों की मार्केट से खरीदा और उन्होंने उसे क्या किया? उसे पढ़ाया लिखाया। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही छोटा था, यानी जब उसकी आयु कम थी, तो उसने क्या किया? उसने कुरान का अध्ययन किया और उसने कुरान को मल्टीपल टाइम पढ़ा, रीड करा। तो उसके बाद वो उसमें इतना ज्यादा निपुण हो गया था कि उसे कुरान पूरी मुंह जुबानी आती। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और नाम दिया गया, क्या? कुरान खां। क्या नाम दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को? कुरान खां। देखिए मैंने क्या बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या करता था? ये बहुत ज्यादा दान दिया करता था लोगों को, लाखों लाखों के रुपए लोगों को दान कर दिया करता था। इसलिए इसे एक और नाम दिया गया, क्या? लाख बख्श सुल्तान। लाख बख्श। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम क्या क्या हुए? यदि पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा शासक है जिसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श भी किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है ना। इसने कहा कि मैं मोहम्मद गोरी का गुलाम हूं और उसे गुलाम की तरह ही शासन करूंगा। तो इसने ना तो कोई सिक्के चलाए और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है। इसने शासन कब से करा? 1206 से 1210 तक। चलिए मैं सिर्फ कर देता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु का नाम क्या था इनके? कुतुबुद्दीन बख्तियार
कुकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार कुकी की याद में किसका निर्माण करवाया? इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार कुकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, परंतु यह इस निर्माण को पूरा नहीं करवा सका और इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के पश्चात कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मैंने बताया कि कुतुबुद्दीन ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसे कुरान खां या लाखबख्श सुल्तान भी कहा जाता था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही कोई सिक्के चलाए। मैं बताता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य, जैसे कि मैंने ये बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और अजमेर में 2.5 दिन के का निर्माण करवाया। कहां? अजमेर में। जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था और इसे खंडित करवाकर किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। ये सब चीजें थी किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1210 ईस्वी में, कब? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, क्या? चौगान यानी कि पोलो खेल होता है, देखो घोड़े बैठ के खेला जाता है। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब? 1210 में। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह को 1210 में दिल्ली का अगला सुल्तान या अगला शासक बनाया गया। तो आइए पढ़ते हैं किसके? आराम शाह के बारे में। भैया अब इसे पूरे को रद्द करके दिल से छोटा सारी आइए अब पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके पुत्र आराम शाह को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया गया। देखिए 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और उसके पश्चात उसका पुत्र आराम शाह कब? 1210 में दिल्ली का अगला सुल्तान बना। परंतु आराम शाह क्या था? यह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था। तो इल्तुतमिश कौन था? देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या? सन इन लॉ यानी उसकी पुत्री का पति भी था। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश ने इस बात का फायदा उठाकर कि आराम शाह एक अयोग्य शासक है, उसकी हत्या करवा दी और खुद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कब? 1211 ईस्वी में इसने आराम शाह की हत्या करवाकर यह खुद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना। इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व उसका सन इन लॉ था और इसने आराम शाह की हत्या करवाकर अपने हाथों में क्या? शासन ले लिया। तो चलते पढ़ते हैं किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में।
इल्तुतमिश शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1211 से 1236 ईस्वी तक। इसने क्या किया? इसने आराम शाह की हत्या कर दी। इल्तुतमिश कौन था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। क्योंकि ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद ही एक गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। परंतु यदि क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके कारण क्या है, यह भी जब आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएंगे कि इसके कारण क्या है, कि क्यों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था खलीफा के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहले सुल्तान था जिसने खलीफा से वैधानिक उपाधि प्राप्त की कि इसके पश्चात आने वाले इसके वंशज क्या होंगे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होंगे। यानी कि इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। किसकी? सुल्तान होने की। ठीक है, तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया था, परंतु इल्तुतमिश ने क्या की? खलीफा से मान्यता प्राप्त की सुल्तान बनने की। ठीक है ना। इल्तुतमिश ने टका, चांदी का वह जीतल, इसका तांबे का, ये दो मुद्राएं चलाई। कौन सी? टका और जीतल। किसके द्वारा चलाई गई? इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने अपने राज्य को इक्ताओं में विभाजित किया। इक्ता यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि इक्ता प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने राज्य को इक्ताओं में विभाजित किया और प्रत्येक इक्ता में एक इक्तेदार नियुक्त किया। इक्तेदार क्या होता था? वह पूरे इक्ता का अधिकारी होता था और वह अपने पास कुछ सेना भी रखता था। परंतु जब युद्ध का समय आएगा तो वह सब किसका समर्थन करेंगे? यानी किसके साथ लड़ेंगे? इल्तुतमिश के साथ। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता प्रथा को शुरुआत की। किसने? इक्ता प्रथा या इक्ता प्रणाली, इक्ता सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कौन सा? इक्ता सिस्टम। और इक्ता सिस्टम में जो अधिकारी होता था इक्ता का, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे इक्तेदार। इक्तेदार, प्रत्येक इक्ता में इक्तेदार होता था। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने क्या? तुर्कान चहलगामी की स्थापना की, जो इसके 40 मंत्रियों का एक मंडल था, 40 मंत्रियों का एक ग्रुप था। उसे कहा गया तुर्कान चहलगामी या दल चालीसा। चलिए मैं सर करता हूं और उसके बाद तुर्कान चहलगामी के बारे में आपको बताता हूं। चलिए आइए बताता हूं आपको इक्ता के बारे में। देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया? उसने अपने राज्य को छोटे छोटे इक्ताओं में, यानी कि जिस तरह के वर्तमान समय आप देखते हैं जिले, उसी तरह के छोटे छोटे इक्ताओं में अपने राज्य को विभक्त कर दिया और प्रत्येक इक्ता में एक इक्तेदार नियुक्त किया। ठीक है, इक्ता क्या थे? इक्ता जैसे कि वर्तमान समय जिले होते हैं, उस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है ना। तो उसी तरह उसने अपने राज्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और हर इक्ता में इक्तेदार नियुक्त किया। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी या इसका एक अन्य नाम है क्या? दल चालीसा
का निर्माण किया। ये क्या था, यह इसके 40, यह इसके यह इसके 40 मंत्रियों का एक ग्रुप था जो इल्तुतमिश को सलाह देते थे, उसके शासन को करने में उसकी सहायता करते थे। इसलिए उसने किसकी, तुर्कान चहलगामी की स्थापना की। ठीक है, तुर्कान चहलगामी की स्थापना समझ गए। अब बताता हूं आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गोरी के 4 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, याल्दोज और कुबाचा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तभी 1215 में याल्दोज ने आक्रमण किया किस पर, इल्तुतमिश पर। और तभी वह कहलाया क्या, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ और इल्तुतमिश ने याल्दोज को पराजित कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार दृढ़ किया। ठीक है, तभी 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर कहां आता है, इल्तुतमिश के शासन यानी दिल्ली में पहुंचता है और इल्तुतमिश से शरण मांगता है। जलालुद्दीन मंगबरनी कौन था, यह एक जलालुद्दीन मंगबरनी जो था वह चंगेज खान से अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहा था और वह किसके पास आता है, इल्तुतमिश के पास शरण मांगने के लिए आता है। परंतु जैसे ही इल्तुतमिश को पता चलता है कि यह चंगेज खान से बचकर आ रहा है, तो इल्तुतमिश मंगबरनी को शरण देने से मना कर देता है। कौन आता है 1921 में, मंगबरनी किससे बचकर, चंगेज खान से। चंगेज खान, देखिए चंगेज खान से बचकर मंगबरनी किसके पास आता है, इल्तुतमिश के पास आता है। अब चंगेज खान कौन था, देखिए चंगेज खान मंगोलिया का शासक था और यह अपने टाइम का सबसे अधिक क्रूर शासकों में से एक था। यह बहुत अधिक क्रूर था और यह मंगोल था और यह कहां का था, मंगोलिया का रहने वाला। मंगोलिया कहां है, चाइना के बीच, चाइना और रशिया के बीच में एक देश है मंगोलिया। वहीं का शासक कौन था, चंगेज खान। यह कौन था, यह अपने समय का महानतम आक्रमणकारी था। ठीक है, कौन, चंगेज खान। तो जब इल्तुतमिश को पता चला कि मंगबरनी चंगेज खान से बचकर भारत आ रहा है, तो इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण देने से मना कर दी। और इस तरह कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी के आधार पर, अपनी समझदारी से किसे, दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के प्रकोप से बचा लिया। क्योंकि यदि चंगेज खान दिल्ली पर आक्रमण करता तो इल्तुतमिश इतना सक्षम नहीं करता कि वह चंगेज खान को पराजित कर पाए। तो 1921 में कौन, चंगेज खान भारत आया, परंतु उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। वह भारत से बाहर ही वापस लौट गया क्योंकि इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया था। आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने कुछ जो निर्माण कार्य भारत में करवाए वे कौन कौन से थे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, परंतु वह उसे पूरा नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी को यानी कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने भारत में पहला मकबरा बनवाया। किसने, भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, देखिए
देखिए, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और उसने भारत में प्रथम मकबरे का निर्माण किया। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी याद में ही उसने क्या प्रथम मकबरे का निर्माण करवाया, परंतु उसके जो अन्य पुत्र थे वे सभी अयोग्य थे। इल्तुतमिश का मानना था कि उसके पुत्र उसकी मृत्यु के पश्चात उसका शासन संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए उसने अपने पुत्री से कहा कि रजिया सुल्तान मेरी मृत्यु के पश्चात क्या अगली शासक बनेगी दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।